Hello students. So today we will start our new topic, expression of terminal velocity, and this is most important topic examination point of view के। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने किसके बारे में डिस्कस किया था, स्टोक्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। स्टोक्स लॉ में जो भी एक्सप्रेशन मिली थी हमें, वो किस फोर्स की मिली थी? विस्कस फोर्स की मिली थी, जो कि थी F = 6 पाई ईटा आर वी। आप सभी को याद होगा। और हमने जब स्टोक्स लॉ पढ़ा था तो उन्होंने वहाँ पे ये बताया था स्टोक्स ने कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी भी विस्कस फ्लूइड में जब गिरती है तो उस केस में वहाँ पे वो एक विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करती है। विस्कस फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ये स्फेरिकल बॉडी किसके कांटेक्ट में आ रही है? वाटर की लेयर्स के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लूइड लेयर्स के साथ कांटेक्ट में आ रही है। एंड आपको पता ही है फ्लूइड एक मोशन को अपोज करने वाला फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, क्यों गिर रही है? अपने वेट की वजह से गिर रही है। वेट ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, mg। तो ऊपर से जब नीचे कोई भी बॉडी गिरती है तो आपको यहाँ पे पता है अपने वेट की वजह से ये इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी? इंक्रीज़ होती रहेगी। और जैसे जैसे यहाँ पे ये जो वेट है, वेट की वजह से जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस विस्कस लिक्विड के थ्रू, जो कि कौन सा है? जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और जब ये विस्कस फोर्स जो कि कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये विस्कस फोर्स जब इस पर्टिकुलर वेट को, मतलब स्फेरिकल बॉडी के वेट को जब बैलेंस कर देता है, तो उस केस में स्फेरिकल बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। और इसी की आज हम एक्सप्रेशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं। तो हमने एक स्फेरिकल बॉडी ली है, ठीक है, जो कि किसके अंदर है? एक फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रही है। ओके, फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रही है और उस पर लग रहे नंबर ऑफ फोर्सेस हमें निकालना है। तो एक जो उसके वेट की वजह से लग रहा है वो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इसके मोशन को जो अपोज कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स है यहाँ पे विस्कस फोर्स, जो कि है F = 6 पाई ईटा आर वी। दूसरा फोर्स जो कि लिक्विड एक्चुअली एक्सर्ट करता ही है हमेशा, वो आपको पता ही है अप थ्रस्ट, जिसको हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मैं इंडिकेट करा रही हूँ किससे? U से। सो U यहाँ पे क्या है? अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। अब हमें एक एक करके यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है फॉर्मूले के थ्रू। अब एक चीज़ और कंसीडरेशन हम क्या ले रहे हैं? कंसीडर हमने यहाँ पे क्या किया है? जो भी इस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी होगी वो होगी रो। सो रो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फेयर, ओके, या फिर स्फेरिकल बॉडी। सेकंड यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे हम डेंसिटी लेट कर रहे हैं किसकी? इस लिक्विड की। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। एंड जो भी इस पर्टिकुलर स्फेयर का मास होगा वो हमने स्मॉल m लेट कर रखा है, और रेडियस हमने लेट कर रखा है स्मॉल r। और इस पर्टिकुलर विस्कस फ्लूइड की या विस्कस मीडियम की जो भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, हमने यहाँ पे क्या लेट कर रखी है? ईटा। नाउ अब एक एक करके जरा इन फोर्स को हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फोर्स है जो कि ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा है, वो कौन सा है? वेट। वेट क्या है यहाँ पे? W = mg। अगर मुझे यहाँ पे इस mg का फॉर्मूला निकालना है तो m मतलब मास। मास को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम क्या है इस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी का? 4/3, एंड रेडियस है r, तो r³ 4/3 पाई r³। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ दिस स्फेयर कितनी ले रखी है हमने? रो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास का फॉर्मूला लिखा है मैंने, और ये g एज इट इज़, ओके। तो ये आ गया हमारे पास mg का फॉर्मूला। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आता है हमारे पास एक और फोर्स दिख रहा है आपको, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे
U इज इक्वल्स टू, और आपको पता ही है कि जब हम यहाँ पे अपथ्रस्ट निकालते हैं तो अपथ्रस्ट क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो ये आपको पता ही, अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, याद होगा आपको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, जितना यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अपथ्रस्ट, तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा, मास इंटू यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास की, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे उस मास को मैं एम से यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसे इंडिकेट करा रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे जी, क्योंकि अपथ्रस्ट उसी के अकॉर्डिंग लगता है जितना फ्लूइड का वेट क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा होगा इस स्पेरिकल बॉडी की वजह से। अब आपको पता ही है, अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो ये मास कौन सा है, मास किसका, जो भी फ्लूइड वहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही तो होगा जितना इस पर्टिकुलर स्फीयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब फिर मास का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, फ्लूइड के लिए, ठीक है, फ्लूइड। तो फ्लूइड के लिए अगर हम देखें यहाँ पे डेंसिटी क्या लेट कर रखी है हमने, सिग्मा, एंड ये जो जी है वो एज इट इज। सो यहाँ पे ये क्या आ गया, मास ऑफ दैट डिस्प्लेस फ्लूइड का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड इनटू डेंसिटी। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए कि अगर मुझे यहाँ पे अपेरेंट वेट निकालना है, जैसे हम निकालती हैं इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आप सबने पढ़ा भी है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस अगर विस्कस फोर्स को भूल जाऊँ और ये जो बॉडी इसके अंदर इमर्ज्ड है, इसका वेट mg है और साथ साथ इस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है u जो कि इतना निकल के आया है, तो अब इसका कुछ ना कोई यहाँ पे वेट में चेंज होगा। तो वेट कितना होगा, तो वेट कैसे निकल के आएगा, उसे हम बोलेंगे अपेरेंट वेट या फिर चेंज इन वेट। अपेरेंट वेट मतलब कि जितना वेट ये पर्टिकुलर बॉडी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर बॉडी का जो भी वेट इस लिक्विड में इमर्ज करने के बाद बनेगा, वो वेट, जिसको हम ये कहते हैं अपेरेंट वेट कहते हैं, ठीक है। और ये अपेरेंट वेट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये बॉडी कहाँ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं, कहाँ की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो, क्योंकि ऑलवेज जो वेट है यहाँ पे वो कहाँ की डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा। तो अपेरेंट वेट को मैं यहाँ पे इंडिकेट करा रही हूँ mg डैश से। m क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इस स्फीयर की बात कर रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसके अपेरेंट की वेट की बात करूँ तो इसके वेट को कम करने वाला कौन है, ये अपथ्रस्ट है। तो इसके वेट को, जो कि वेट था इसका पहले इन एयर mg, और इसको कम करने वाला कौन है, अपथ्रस्ट, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का u लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से किसकी वैल्यू रख दूँ, mg, और अपथ्रस्ट की वैल्यू रख दूँ, तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे mg डैश एज इट इज़, दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, mg की भी और अपथ्रस्ट की भी। तो आपको इन दोनों में से कॉमन दिख रहा होगा, क्या चीज़ें आ रही है, 4/3 पाई आर क्यूब और स्मॉल g कॉमन आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से अंदर क्या बच रहा है, रो माइनस का सिग्मा। तो ये है हमारा जो भी स्पेरिकल बॉडी है उसका अपेरेंट वेट इनसाइड दैट फ्लूइड। अब आपको पता है यही जो वेट है इस पर्टिकुलर बॉडी का, यही जो वेट है, इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, स्टोक्स के अकॉर्डिंग, ये विस्कस फोर्स F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। इट मीन्स दिस वेट, दिस अपेरेंट वेट इज बैलेंस्ड बाय विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दी स्पेरिकल बॉडी। तो क्या बनेगा, देख लीजिए। So in equilibrium condition, the viscous force balance the apparent weight of this body. तो equilibrium condition में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F is equals to mg डैश। और ये आपको याद रखना है, equilibrium का मतलब क्या है, total force acting on that body will be 0। equilibrium का मतलब ये नहीं कि वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, दो चीज़ें बताई गई थी कि फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे equilibrium कंडीशन होगी, रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इट मीन्स equilibrium कंडीशन होगी। बट जरूरी नहीं equilibrium कंडीशन में बॉडी रेस्ट में ही रहे, दो केस बन सकता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो दूसरा क्या, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो भी उसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब देखिए आपको पता ही है F क्या है, 6 पाई ईटा आर वी फ्रॉम स्टोक्स लॉ, एंड mg डैश अभी हमने निकाला था अपेरेंट वेट 4/3 पाई आर क्यूब,
एंड रो माइनस का सिग्मा इंटू जी, जिसमें से जो भी चीज़ें यहाँ पे कट रही है वो काट देंगे और v की वैल्यू हम निकालेंगे। सो पाई से पाई कट हो रहा है, एक आर से यहाँ पे एक आर कट हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ कट हो रही है यहाँ पे, 2 कितने जा, 2 2 जा एंड 2 3 जा। अब यहाँ पे हम v को अकेला छोड़ेंगे, जिसमें अब देखिए ये 2 है, 2 बच रहा है और ये 3 है, 3 जब नीचे जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होने तो 9 आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ आ रही है, ईटा भी नीचे आएगा, ईटा नीचे आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी चीज़ें बच रही हैं, यहाँ पे एक आर स्क्वायर बच रहा है एंड रो माइनस का सिग्मा इंटू जी। सो दिस इज़ दी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इमर्ज्ड इन दैट फ्लूइड, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला कि जितनी ये वेलोसिटी वहाँ पे गेन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगा ड्यू टू विस्कस फोर्स बैलेंस होने की वजह से उसके वेट को, तो वहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आएगी उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे हम बात करें क्या कि अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लूइड का डेंसिटी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दें, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो सिग्मा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और सिग्मा अगर 0 होता है तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2/9 आर स्क्वायर जी, और ये रो भी आएगा अपॉन ईटा, मतलब सिग्मा हट जाएगा। तो ये मतलब मेन कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें क्या पता लग रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकल के आ रही है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। जितना ज़्यादा बड़ी ये बॉडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगी, ओके। और सेकंड थिंग किस पे डिपेंड कर रही है, डिफरेंस बिटवीन दी डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड दी फ्लूइड, कि जितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा, किसके बीच में, बॉडी और फ्लूइड के डेंसिटी के बीच में डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा वो पर्टिकुलर बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगी, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। सेकंड थिंग कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रो अगर ज़्यादा है सिग्मा से, रो अगर ज़्यादा है सिग्मा से, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव निकल के आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली चीज़ बड़ी है ना यहाँ पे, ठीक है। रो अगर सिग्मा से बड़ा है, इट मीन्स कि डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी अगर ग्रेटर हो गई किसके कंपैरिजन, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिक्विड के कंपैरिजन, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव निकल के आएगी। जब टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव निकल के आएगी तो इट मीन्स कि जो भी इस पर्टिकुलर बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कहाँ की तरफ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड समझ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर बॉडी की डेंसिटी कम हो, किसके कंपैरिजन, फ्लूइड के डेंसिटी के कंपैरिजन, तो वेलोसिटी जो निकल के आएगी, अब देखिए नेगेटिव वाला जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो बड़ा है, तो इट मीन्स उस केस में यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट स्फेरिकल बॉडी विल पॉजेस negative terminal velocity. It means that instead of coming down the spherical body will start rising up, ठीक है। राइजिंग अप, जो भी स्फेरिकल बॉडी वो ऊपर की तरफ राइज होगी, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एयर बबल, ठीक है। फॉर दिस रीज़न एयर बबल इन अ लिक्विड एंड क्लाउड इन स्काई आर सीन टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो भी क्लाउड्स होते हैं किसमें, स्काई में, या फिर अगर हम एयर बबल की बात करें लिक्विड में, तो वो जो होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज होते हुए दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी जैसे वो एयर बबल है उसकी जो डेंसिटी होती है वो फ्लूइड से कम होती है, तो ये रीज़न है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, तो इट मीन्स जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड उतनी ही कम वो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी क्या करेगी, एक्वायर करेगी। इट मीन्स कि अगर आप वाटर में या फिर हनी, दो चीज़ें, दो लिक्विड हैं, एक वाटर है और एक दूसरा क्या है, हनी है, आपने उसमें सेम स्पेयर क्या करा, ड्रॉप किया, तो उस केस में सबसे कम जो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर होगी वो किस वाले केस में होगी, जो सबसे ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा। विस्कस फ्लूइड कौन सा, हनी, तो हनी का ईटा ज़्यादा है, तो उस केस में उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी उस स्फेरिकल बॉडी की वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ये चीज़।